हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी ऑडिट का सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिस में अंदर सारे क्वेश्चन हैं, तो इनसे शुरू करते हैं। कमेंट ऑन द फॉलोइंग: द सरप्लस अराइजिंग फ्रॉम द चेंज इन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वाज सेट ऑफ बाय द एक्स लिमिटेड अगेंस्ट द नॉन रिकरिंग लॉसेस। सरप्लस उसको हुआ था अराइज अकाउंटिंग की वजह से। बेसिकली पहले डब्ल्यू फॉलो करते थे, अब उन लोगों ने एस एल एम वगैरह फॉलो करना शुरू कर दिया होगा इस वजह से, और वो उसको एडजस्ट कर रहा है नॉन रिकरिंग लॉसेज है उनके अगेंस्ट। तो इसका बेसिकली क्या होगा ट्रीटमेंट? एज पर द AS5, नेट प्रॉफिट और लॉस of the period or the prior period item or change in the accounting policy, that any change in the accounting policy which has a material effect should be disclosed। अगर कोई चेंज हुआ है और उसका मेटेरियल इफेक्ट है वो डिस्क्लोज होना चाहिए। और जो इम्पैक्ट है अकाउंटिंग एडजस्टमेंट का, जो रिजल्ट हो रहा है इस चेंज से, अगर वो मटेरियल है तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करो। अगर वो चेंज बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके इफेक्ट ऑफ द चेंज को, अगर जो ट्रांजेक्शन्स की गई है वो एक नॉर्मल है और नॉन रिकरिंग नेचर की है, तो बेसिकली मटेरियल मानी जाएगी और वो प्राइमा फेसी मानी जाएगी। अगर वो बेसिकली मटेरियल नहीं आ रही, जो मटेरियलिटी है वो इम्पोर्टेंट है और रेलेवेंट है ये कंसिडर करने में कि आपका जो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन इस डॉक्यूमेंट का पर्टिकुलरली होगा या नहीं, और ट्रू एंड फेयर व्यूज शो करेगा या नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यूज़र को ये पता होना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी के उसके नॉन रिकरिंग लॉसेस हो रहे हैं, और उनको ऑफसेट और एग्रीगेटेड आइटम के हिसाब से उनको काम कैसे करना है और इंश्योर कैसे करना है जो हमारी मटेरियल आइटम है वो ऑफसेट हों एक दूसरे के अगेंस्ट। और वो ये भी प्रिवेंट करेगा कि ये जो सरप्लस आ रहा है हमारा चेंज इन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की वजह से और ये नॉन रिकरिंग लॉसेस की वजह से, ये बेसिकली सेट ऑफ होना चाहिए और ये बेटर रहेगा डिस्क्लोज करना, सरप्लस अकाउंटिंग बेसिस के हिसाब से चेंज करना। Jet Limited gave a guarantee to court for the payment of excise duty of 10 lakh for the one of the subsidiary. According to the company, guarantee was given on the behalf of the subsidiary. Non-disclosure are required. So JED in the books of account required to record a contingent liability of 10 lakh for the guarantee given by the company for the excise duty. In the event subsidiary failed to meet its obligation, JED would require to pay the 10 lakh to the authorized concern. So as per the AS4, जो एग्जिस्टेंस है या जो अमाउंट है गारंटी की वो डिस्क्लोज अंडरटेकन की जा रही है एंटरप्राइजेस के द्वारा, और वो जनरली डिस्क्लोज की जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक नोट के अकॉर्डिंग, एक नोट देकर एक नोट दे दिया जाएगा। और जो पॉसिबिलिटी है लॉस की वो बेसिकली ये भी लिखा जाएगा कि रिमोट है। और जो अमाउंट है अगर किसी कोई गारंटी दी जा रही है कंपनी के द्वारा किसी बिहाफ ऑफ द सब्सिडरी पे, तो वो बेसिकली आपकी प्रैक्टिस होगी और वो स्टेटेड होगी। जो जनरल नेचर है कंटीजेंट लाइबिलिटी का, अगर वो मटेरियल है तो स्पेसिफाई किया जाएगा। अगर जो व्यू आपके एक्सप्रेस किए जा रहे हैं कंपनी के द्वारा वो एक्सेप्टेड नहीं होंगे। क्रेडिट फॉर द प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ द हायर परचेज सेल वॉज फुली एडजस्टेड इन द ईयर ऑफ सेल कमेंट। जो नेचर है आपका हायर परचेज ट्रांजेक्शन्स का वो आपको एब्सोल्युटली क्लियर है। पर्सन डज नॉट कम ओनर टिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट हैज़ बीन पेड। जो आपका नेचर है हायर परचेज ट्रांजेक्शन्स का वो बेसिकली आपका एब्सोल्युटली क्लियर है। जो पर्सन है वो बेसिकली ओनर नहीं बन सकता जब तक आपकी जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो पे नहीं कर दी जाती। एज पर द AS9 रेवेन्यू रिकग्निशन, credit for the amount of arising from the higher purchase sale is not taken in amount until the installment of the sale price has been realized। बेसिकली आपका जो क्रेडिट लिया गया है अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट अराइजिंग के अकॉर्डिंग हायर परचेज में, वो बेसिकली आपका अकाउंट्स में नहीं लिया जाएगा जब तक आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो पे नहीं हो जाती। और जो डिस्ट्रीब्यूटली ओवर द हायर परचेज पीरियड, और वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर दी जाती हायर परचेज पीरियड में। अकॉर्डिंगली इन द इंस्टेंस केस क्रेडिट फॉर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द परचेज सेल इज नॉट टेकन इन टू अकाउंट। इस केस में आपका जो अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट है वो क्रेडिट नहीं किया गया जो हायर परचेज से आया था अकाउंट्स में, और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो आपकी रियलाइज नहीं की गई है। It is not proper to take the entire difference between the total hire purchase consideration, the cash value of the relevant asset, in the statement of P&L at the time of delivery। ये प्रॉपर नहीं है कि आपकी जो एंटायर डिफरेंस है टोटल हायर परचेज कंसिडरेशन के हिसाब से और कैश वैल्यू के हिसाब से वो बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ P&L में डाला जाए। और जो डिफरेंस है आपका रिकग्नाइज किया जाता है काफ़ी सारे अकाउंटिंग पीरियड्स में ऑन द बेसिस ऑफ हायर परचेज कंसिडरेशन के बेसिस पे।
और जो आउटस्टैंडिंग हो रहा है आपको अकाउंटिंग पीरियड में। इन केसेस वेयर द प्रॉफिट अराइजिंग ऑन द हायर परचेज सेल हैज़ बीन एडजस्टेड फुली इन द ईयर ऑफ सेल। जब आपका प्रॉफिट अराइज हो रहा है हायर परचेज में, आपका एडजस्टेड किया जाएगा बेसिकली ईयर ऑफ सेल के टाइम पे। और जो प्रोविज़न इक्वल है आपका अमाउंट ऑफ प्रॉफिट के, जो एक्रू नहीं हुआ है उसको क्रिएट किया जाएगा। और जो अमाउंट ऑफ प्रोविज़न है वो आपका डिडक्ट हुआ है हायर परचेज अकाउंट रिसीवेबल से पर्पज़ ऑफ डिस्क्लोजर के लिए, उसको भी बैलेंस शीट में दिखाया जाना चाहिए। Question 3. As an auditor, comment on the following situation. A company had acquired a 10-tonner delivery van valued at 6.5 lakh on the installment basis from the dealer. Basically कंपनी ने एक्वायर की एक 10-tonner डिलीवरी वैन को 6.5 लाख में एक डीलर से। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी पेड द 1.5 लाख बीइंग इंस्टॉलमेंट फॉर द ईयर एंड द प्रोवाइड द डेप्रिसिएशन ऑन द सेड अमाउंट। ईयर के दौरान जो कंपनी ने 1.5 लाख की इंस्टॉलमेंट पेड की इस ईयर के लिए और डेप्रिसिएशन दिया उस पर। Purchase of the van on installment basis. Delivery van was purchased at 6.5 lakh on the installment basis. Accordingly, proper passed on the purchasers immediately, whereas in case of the hire purchase, property in goods passes only after the last payment of installment. जो लास्ट इंस्टॉलमेंट आपकी हो जाएगी तभी आपको प्रॉपर्टी पास की जाएगी। जो ग्रोस बुक वैल्यू है डिलीवरी वैन की 6.5 लाख रुपए है, और जो डेप्रिसिएशन वो प्रोवाइडेड किया गया 6.5 लाख पे, नोट ऑन द इंस्टॉलमेंट अमाउंट ऑफ 1.5 लाख। जो ऑडिटर है वो बेसिकली क्वालिफाई करेगा ऑडिट रिपोर्ट को, क्योंकि वो 1.5 लाख पे होना चाहिए था, ना कि 6.5 लाख पे। नेक्स्ट हमारे कंपनी रिसीव सब्सिडी ऑफ 1 करोड़ फॉर एस्टेब्लिशिंग अंडरटेकिंग इन द बैकवर्ड और नोटिफाइड एरियाज। Subsidy received by company. The accounting treatment of the subsidy shall be depend upon the nature and the purpose for which it has been given. As per the AS 12 accounting for the government grant, the grant given for the acquisition of the fixed assets in the nature of the promoter contribution. As per the facts of case, if the company receives subsidy of the 1 crore for establishing an undertaking in the backward or notified areas, the grant given with the reference to capital total investment undertaking by the way of contribution toward the total capital outlay for the establishment of the undertaking similar characteristics to the promoter contribution. No payment is ordinarily expected and the grant are treated as a capital reserve. बेसिकली अगर कोई पेमेंट उसकी एक्सपेक्टेड नहीं है तो आप उसको कैपिटल रिजर्व मानोगे और वो डिस्ट्रीब्यूट और कंसिडर नहीं होगी डेफर्ड इनकम के लिए। और जो अमाउंट है 1 करोड़ का वो एक स्पेशल रिजर्व में डाल दिया जाएगा, जिसको आप शेयर होल्डर्स फंड बोल सकते हो। Interest of the director. Interest of the director in the transactions entered into by company has not been disclosed in the records maintained by the company. Non-disclosure of the interest of director in the record maintained by the company. A company is required to maintain a register under the section 189. While auditing the company account, auditor is required to verify the such transactions. कारों के अकॉर्डिंग जो ऑडिटर है वो बेसिकली रिपोर्ट करता है कंपनी एंटर हो रही है इन ट्रांजेक्शन्स में, और जो पार्टी कवर कर रही है इसको मेंटेन करने के लिए रजिस्टर। और अगर कोई सिचुएशन आती है इसमें कंपनी प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करती रजिस्टर, तो 189 के अकॉर्डिंग रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। लेकिन इन केसेस में ऑडिटर अगर ऑब्टेन कर लेते हैं नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो जो अरेंजमेंट होता है बेसिकली आपका प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट का और एंटर किया जाता है वो उसमें एंटर हो जाएगा। और विद द बॉडी कॉर्पोरेट इन विच सर डायरेक्टर और द सच डायरेक्टर एसोसिएशन विद अदर डायरेक्टर होल्ड द मोर देन 2% ऑफ होल्डिंग ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। और बॉडी कॉर्पोरेट्स के हिसाब से अगर डायरेक्टर ने बेसिकली 2% से ज़्यादा की आपकी शेयर होल्डिंग ले रखी है तो उसको प्रमोटर मैनेजर और चीफ मैनेजर डायरेक्टर हो सकता है वो, और फर्म और इज एंटिटी इन द सच डायरेक्टर इज अ पार्टनर ओनर ऑफ द केस। Disclose the nature of concern and the institute of meeting of board in contract with the arrangement. It may be noted that a director who is not the concerned with interest in the time of entering by the such contract, he shall become the concerned or the interested director after the contract for arrangement entered it. और अगर आपने रिपोर्टिंग करते थे ऑडिटर क्लियर मेंशन करेगा कि नॉन मेंटेनेंस और इम्पोर्टेंट मेंटेनेंस ऑफ एफोर्सेड रजिस्टर डाला गया है। स्वेट इक्विटी शेयर्स पे बेसिकली आपका एक नोट लिखो। जो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं
Employee may be compensated in the form of sweat equity shares. Sweat equity shares means equity share issued by the company to the employer director at a discount or for the consideration other than the cash for providing the know-how available right in the nature of intellectual property right or the but whatever the name is called. एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं उनके स्पेशली नो हाउ के लिए या बेसिकली उनको एक राइट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए जो ऑडिटर बीए देखता है उस पर इक्विटी शेयर इशू किए जा रहे हैं कंपनी के द्वारा, वो बेसिकली उसी क्लास के होने चाहिए जिस क्लास को शेयर्स हैं, और ये कंडीशंस भी फुलफिल होनी चाहिए. इशू है बेसिकली ऑथराइज होना चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा, और जो रेजोल्यूशन स्पेसिफाई किया है नंबर ऑफ़ द शेयर्स के हिसाब से या करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से या कोई क्लासेस ऑफ द डायरेक्टर है और एम्प्लॉय है उसको शेयर दिए गए हैं, उसको भी इशू होने चाहिए. और जो शेयर्स हैं बेसिकली नॉट लेस देन द 1 ईयर डेट ऑफ सच इशूज़. तो शेयर्स हैं बेसिकली वो 1 साल से पुराने होने चाहिए. और जो बेसिकली आपकी जो कंपनी है वो बिज़नेस कर रही है तो 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए उस कंपनी को किए हुए. और जो इक्विटी शेयर्स हैं कंपनी के अगर वो रिकगनाइज़ किए गए हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, सो इक्विटी शेयर इशू इन अकॉर्डिंग द रेगुलेशन मेड बाय द सेबी एक्ट. जो इक्विटी शेयर्स हैं आपके एज़ पर द रेगुलेशन होने चाहिए सेबी एक्ट के, और जो स्वेट इक्विटी शेयर हैं उसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए आपके पूरे पूरे. और जो राइट लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शंस हैं वे बेसिकली एप्लीकेबल होने चाहिए इक्विटी शेयर्स पे और स्वेट इक्विटी शेयर्स के हिसाब से. और जो होल्डर हैं इन शेयर के वो पेरी पैसो क्लोज के हिसाब से काम करेंगे अदर इक्विटी शेयर्स के साथ भी. Next, as an auditor, what do we do the following situations? One customer from the home 5 lakh are record for the credit sales. Give a motor car in the full settlement of his due. एक कस्टमर से आपको 5 लाख रुपए लेने थे, उसने एक मोटर कार दे दी फुल सेटलमेंट ऑफ द ड्यूज़ के लिए. जो डायरेक्टर एस्टिमेट कर रहा है जो मार्केट वैल्यू है मोटर कार ट्रांसफ़र की गई है उसकी 5.25 लैक्स है. एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट द कार हैज़ नॉट बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ ऑडिटी. सो बेसिकली बैलेंस शीट डेट पर जो कार है ओडीटी के नाम पे अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है. Determination of cost in case of exchange of assets. An enterprise may acquire an asset through the exchange process. In the instant case, the company has acquired a motor car from the customer in the exchange of the amount due from him. The motor car has not been registered in the name of the company or on the date of the balance sheet. Having regard to the principle of sustenance of the firm, the auditor should see that the transaction is recorded through a car is not registered in the name of auditor. बेसिकली वो ये भी देखेगा जो ट्रांजेक्शन आपकी रिकॉर्ड की गई है कार के थ्रू वो रजिस्टर्ड नहीं है ऑडिटर के नेम पर. और एज ए फार एज द डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट इज़ कंसर्न, और आपकी जो कॉस्ट ली जा रही है वो बेसिकली वो भी आपकी डिटरमाइन नहीं की गई है. AS10 broadly lay down the following principle. AS10 ये प्रिंसिपल्स देगा. when the fixed cost is acquired in the exchange of the another assets. अगर आपकी फिक्स कॉस्ट एक्वायर की गई है दूसरे एसेट्स के बदले, इट्स कॉस्ट इज़ यूजुअली डिटरमाइन बाय द रेफरेंस टू द फेयर मार्केट वैल्यू. उसकी कॉस्ट बेसिकली डिटरमाइन की जाएगी फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से. और इट मे बी अप्रोप्रिएट टू कंसिडर दैट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स एक्वायर्ड मोर देन क्लियरली एविडेंट. और ये भी कंसिडर करेगा जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी आपकी एसेट जो एक्वायर की गई है वो आपको क्लियरली बताई जाए. जो अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो यूज़ किया गया एक्सचेंज ऑफ द एसेट्स के लिए और जो एक्सचेंज की गई हैं आपके एसेट सिमिलर वो रिकॉर्ड की जाएंगी नेट बुक वैल्यू पे. और हर केस में एडजस्टमेंट में ये बताएगा जो बैलेंस की रिसिप्ट्स है और पेमेंट ऑफ द कैश है वो सही से डिफाइन की गई है. इट शैल बी मोर अप्रोप्रिएट टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ मोटर कार द 5 लाख. ये काफ़ी ठीक होगा कि बेसिकली आपकी जो मोटर कार है उसको 5 लाख पे रिकॉर्ड किया जाए सिंस द वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप इज़ मोर क्लियरली एविडेंट. आपकी जो वैल्यू ऑफ एसेट्स हैं वो काफ़ी साफ साफ बताई गई हैं यहाँ पे देन द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट. फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स के बजाय तो मोटर कार बेसिकली एस्टिमेट हो रही है ऑन द पार्ट ऑफ डायरेक्टर, वो कस्टमर अकाउंट 5 लाख से क्रेडिट किया जाना चाहिए. और जो 25,000 है वो बेसिकली रेवोल्यूशन रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दो. The company had borrowed the 100 lakhs from the ICICI, which is it unable to repay on the due date. The accrued unpaid interest on the same is 25 lakh. There is a stipulation that on the default in payment, there would be the penal interest payable, which would amount to 10 lakhs.
The company has applied to ICI for rescheduling the payment, a waiver of the part of the accrued interest and the penal interest. As on the date of the audit, the said application is still pending. Based on the application, the management does not wish to provide for the accrued interest or the penal interest. Non-provision of the accrued unpaid interest amount to 25 lakh, as also the penal interest included to 10 lakh payable to ICI by the management, is not the proper accounting treatment. Company has unable to repay on the due date. The penal interest is also payable in case of the default as per the terms of contract. The contemplation of the management is not tenable simply because application for rescheduling the payment and the waiver of the part of accrued interest and the penal interest has been made to ICI. If the company has to follow the accrual system of the accounting as per the section 128, the auditor must ensure that the provision for the entire account of the accrued interest and the penal interest has been made, since the same has not been waived on the date of audit. The management does not wish to provide the above amount. The auditor has to qualify the audit report as per the proper institute statement on subject. The qualification paragraph must bring out the clarity about the quantitative impact of provisions and the interest on the profit.